अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आज 67 MCQ है मेरे पास, और मैंने उसको न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में से लिया है। नवंबर 7 का है ये, 2023। तो अच्छा था, मतलब ये कि आपको ज़रा डिफरेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो मैंने कहा आपके लिए कर लूँ, क्योंकि पेशेंट तो बहुत आते हैं इस तरह के। तो इसमें उन्होंने बताया कि अ 27-year-old मैन presents for the 8th time in the past 12 months asking for HIV testing. He reports some fatigue and insomnia but no other physical symptoms. He also reports anxiety, which he says is related to his concerns about having HIV. He spends time every day examining his skin for evidence of Kaposi sarcoma lesions. He has been missing work because of his anxiety and is in danger of losing his job. He has had 4 HIV tests during the past 18 months, all negative. He has not been sexually active in the past year and has not had any other known exposures. Laboratory tests conducted during prior visits, including complete blood count, metabolic panel, and ESR, have been unremarkable. His vital signs are normal. Question उन्होंने पूछा है, which of the following diagnosis is most likely in this case? A है functional neurologic symptom disorder, B है malingering, C है factitious disorder, D है generalized anxiety disorder, और E है illness anxiety disorder. तो इसमें से कौन सा होगा? अब पीछे एक दफ़ा फिर देख लें कि मतलब 27-year-old का एक आदमी है और 8 टाइम पास 12 मंथ से वो आए जा रहा है और HIV टेस्टिंग हर वक्त कराते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे फटीग है, इंसोमनिया है, ठीक है, और एंग्जाइटी हो रही है उसको, और उसको सिर्फ ये है कि उसको HIV हो गया, ठीक है। हर वक्त वो अपनी स्किन को देखता रहता है, कपोसी सार्कोमा के लीजन तो नहीं है उसको, और इस वजह से ना वो इतना एंग्जियस है कि ना अपना काम कर सक रहा है, वो जॉब उसकी छूटने वाली है। 4 HIV टेस्ट उसने कराए हैं, वो नेगेटिव थे पास्ट 18 मंथ्स में, और सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं है वो, और कोई और नॉन एक्सपोजर भी नहीं है। यानी डॉक्टर उसको बहुत समझा चुके हैं कि भाई तुम्हें नहीं है HIV, लेकिन वो नहीं समझ रहा। लेबॉर्ट्री टेस्ट जितने भी हुए हैं उसके सब नॉर्मल हैं, ठीक है। अनरिमार्केबल उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन है, वाइटल साइंस सब नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में क्या डायग्नोसिस बनेगी, ठीक है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम डिसऑर्डर। अब इसमें ना सारे आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम डिसऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिक यानी कि जो वॉलंटरी मूवमेंट यानी मोटर या सेंसरी सिम्टम उसको हो रहे हों, लेकिन उसकी कोई ऐसी बेस ना हो कि हम कोई डायग्नोसिस स्पेसिफिक बना सकें न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर में जो होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी कोई मोटर फोकल सिम्टम होगा उसको, या फोकल साइन होगा जो किसी भी न्यूरोलॉजिक डायग्नोसिस में फ़िट नहीं बैठ रहा होगा। अगर पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो वो भी न्यूरोलॉजिक, मतलब उसको वो कहते हैं साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है वो, ठीक है। तो उसको कहते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो उसमें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, इसलिए कि उसको सिर्फ एक मतलब एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ की वजह से एंग्जाइटी है। मैलिंगरिंग में क्या होता है? मैलिंगरिंग में ये होता है कि पेशेंट जो है वो उसको मैल एडेप्टिव बिहेवियर या सिम्टम्स एंग्जाइटी किसी इंटेंशनली वो प्रोड्यूस करे कोई बेनिफिट हासिल करने के लिए, उसको कहेंगे मैलिंगरिंग। यानी कि फ़ीन कर ले वो कि उसको कोई फ़िज़िकल साइंस या सिम्टम्स हैं स्पेसिफिक मेडिकल या साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ के, जिससे वो कोई फ़ायदा उसको हासिल हो, यानी कि उसको छुट्टी मिल जाए जॉब से, या कोई क्लेम कर दे वो मतलब अपनी ऑक्यूपेशनल जो क्लेम्स होते हैं वो कर दे, या कोई और वजह हो, मतलब स्पेसिफिक रीज़न होगा उसमें मैलिंगरिंग का, यानी कि कोई आपको कुछ अचीव करना है, तो ये मैलिंगरिंग होती है, ठीक है। फैक्टिशियस डिसऑर्डर भी जो है ना वो इंटेंशनली प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट्स,
लेकिन उसमें ये होता है कि उनका जो एम है ना वो मतलब बहुत ऑब्वियस नहीं होता, मतलब कुछ बग़ैर किसी एम के वो फैक्टिशियस डिसऑर्डर हम उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा नहीं हो कि आपको बेनिफिट हासिल होगा लेकिन वैसे ही आप फील कर लें कोई मेडिकल या साइकोलॉजिकल इलनेस, तो उसको कहते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। और उसमें एक वो भी आता है ना, मंचौज़न सिंड्रोम, वो देखा है आपने? मैंने तो देखा है, एक बहुत ही पता नहीं क्या क्या हर लोगों को प्रॉब्लम होते हैं कि वो किस तरह ये फेंट कर रहे होते हैं, तो वो भी इसी में आ जाएगा। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ना, मतलब मैल एडेप्टिव बिहेवियर है या थिंकिंग है या एंजाइटी है इतनी ज़्यादा, लेकिन वो स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए नहीं है या स्पेसिफिक सिम्टम्स के लिए नहीं है, वो बस किसी चीज़ पे भी है। यानी कि जो रोज़मर्रा के काम काज हैं उसमें कोई घर से बाहर चला गया तो उसमें एक्सेसिव परेशानी हो रही है, 1000 दफ़ा फ़ोन किए जा रहे हैं या कुछ भी है, और ऐसे लोगों का ना स्टार्टलिंग रिस्पॉन्स होता है, मतलब साइन होता है कि वो एकदम चौंक जाते हैं कोई उनको बुलाए तो, और किसी भी चीज़ में यानी कि इतनी उनको एबनॉर्मल परेशानी होती है कि वो मतलब रह नहीं सकते किसी तरह, पूरा वक्त उनको ये एंजाइटी रह गई, कोई घर से बाहर गया तो अभी तक क्यों नहीं आया या कोई और चीज़ हो रही है, तो किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ या स्पेसिफिक सिम्टम की वजह से नहीं होगी, वो किसी भी रूटीन के कामों में होगी, तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, अब ये जो है ना, ये है इस पेशेंट को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, पहले उसे कहते थे हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, लेकिन जो अभी ये जो इनका वो है ना DSM-5 उसमें से इन्होंने ये हटा दिया है, यानी कि डायग्नोस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में से हाइपोकॉन्ड्रियासिस को हटा के उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया है। एक है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और दूसरा है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में ये होता है कि पेशेंट को एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से उसको कुछ सिम्टम्स हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, मतलब ये कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है और पैरास्थीजियाज हो रहे हैं या चेस्ट पेन हो रहा है या कोई भी ऐसा सिम्टम मेडिकल का जिसकी कोई बेस नहीं होगी, अगर इन्वेस्टिगेशन कराएं तो सब नॉर्मल आ जाएगी, तो उसको कहते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। लेकिन इसमें जो है ना, इस पेशेंट को सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर नहीं है, मतलब ये किसी सिम्टम की तरफ वो नहीं कर रहा, वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ का उसको हो गया है कि उसको है, मतलब ये हुआ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, उसमें एक कोई स्पेसिफिक डिजीज़ का पेशेंट को एंजाइटी हो जाती है कि उसको हो गई है, डिलूजन हो जाता है उसको कि हो गई है, वो पूरा वक्त यानी कि उसी के बारे में सोचता रहता है, टेस्ट करवाता है, डॉक्टर के पास जाता है, किसी तरह उसको यकीन नहीं आता, चाहे जितना भी रीअश्योर कर दें कि भैया आपको नहीं है कोई, मतलब इस केस में तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है उसका, कोई जो नॉन एक्सपोजर्स हैं वो नहीं है इस पेशेंट को, उसने 4 दफ़ा HIV कराया है वो भी सही है, तो एक स्पेसिफिक यानी कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो क्योंकि पेशेंट इतने इस तरह के आ रहे होते हैं, और स्पेशली मैं कहती हूँ कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, वो तो फिजिशियन को ही ट्रीट करना चाहिए, फिजिशियन, क्योंकि फिजिशियन के पास ही आएगा पेशेंट ये वाला। कभी आपको पता है कि अगर साइकाइट्रिक स्पेसिफिक इलनेस भी हो जाए, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर ऐसे शीज़ोफ्रेनिया हो गया और वो हो गया, उस पर भी डॉक्टर्स के पास नहीं लेके जा रहे होते हैं, यानी साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं लेके जा रहे होते पेशेंट को। और अगर पेशेंट को ऐसा बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसको मतलब प्रोलॉन्ग और बिल्कुल उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि वो गुजारने लायक नहीं है, लेकिन ये कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ना घर वाले लेके जाएंगे, ना पेशेंट खुद एक्सेप्ट करेगा कि उसको कोई मेंटल डिजीज़ है और उसको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो सबसे पहले वो हमारे ही पास आता है, यानी कि फ़िज़िशियन या किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर को ही मालूमात नहीं है कोई, तो मैं कहती हूँ कि भाई ये जो एंजाइटी डिप्रेशन है ना, पहली दफ़ा फिजिशियन को ही डायग्नोज कर लेना चाहिए। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बग़ैर किसी उसके जो है ना, फिजिशियन भी
फजूल में एंटी डिप्रेसेंट और गलत यानी कि दवाइयाँ चूज़ करके बस कुछ ठीक नहीं हो रहा पेशेंट तो बस ये कर दो। अरे भाई मतलब सही से आप उसको एवालुएट तो करें ना, ऑर्गेनिक डिजीज़ आप एक्सक्लूड करें। अब जैसे कोई पेशेंट है, पैनिक अटैक हो रहा है, पैनिक अटैक में क्या होता है यानी कि कोई इतनी ज़्यादा मतलब फीलिंग ऑफ डूम हो जाए, बुरी हालत हो जाए, स्वेटिंग होने लगे और बस के मर जाएंगे ऐसा होने लगे किसी भी इवेंट में, तो उसमें अगर पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है। ज़ाहिर बात है कि पहले आप सारी चीज़ें एक्सक्लूड करें ना उसको, मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस, उसका जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया और फ्यूक्रोमोसाइटोमा हो गया, चेस्ट पेन के साथ अगर आ रहा है तो आप इन्फाक्शन और ये सारी चीज़ें पहले एक्सक्लूड कर दें, सारे टेस्ट कराएं T3 T4 TSH वो सब करके, फिर उसके बाद कहीं जाके आप पैनिक अटैक की डायग्नोसिस बनाएंगे। अब कौन सी दवा है जो पैनिक अटैक में आपको देनी चाहिए, सिवियर एंग्जाइटी में कौन सी देनी चाहिए, भाई वो आप शुरू करें। मतलब सबको एक ही उससे ना वो करें, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ये वाली दवा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आ रही है, यानी कि जो सिवियर एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसको अगर हो ना, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो उसके लिए सबसे अच्छी ना वेंलाफैक्सिन होती है, फर्स्ट लाइन है ये। यानी कि आप देखें बहुत मेरे पास पेशेंट आते हो, मतलब आप अगर सही डायग्नोज करें, डिप्रेशन अगर उसको है तो उसके तो बिल्कुल अलग सिम्टम होंगे ना। मतलब ये कि जैसे अब पेशेंट तो नहीं आएगा आपके पास, ये तो नहीं बताएगा आपको आके कि उसको जो है वो मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, या उसको जो है वो बिल्कुल उसको नाउम्मीदी हो गई है और दिल चाहता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ऐसे सिम्टम तो कभी आके पेशेंट आपको नहीं कहेगा। ज़ाहिर है उसको ख़ुद भी नहीं पता कि ये कोई बीमारी हो रही है उसको, वो तो आएगा वो आपको बताएगा कि मेरे सर में हर वक्त दर्द रहता है, या मुझे नींद नहीं आती, या मुझे पेट में दर्द है, या कुछ भी है, जिस्म में दर्द है, तो वो तो ऐसी चीज़ें बताएगा ना। फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हमने एग्ज़ामिन किया, सारे टेस्ट जो भी हमें समझ आया हमने उसको कराए, और अगर वो नेगेटिव आ गए तो फिर नेक्स्ट विज़िट पे देखें। मैं ये कहती हूँ कि 2 विज़िट चाहिए आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी डायग्नोस करने के लिए फ़कत। मतलब एक आपने देखा तो ज़ाहिर बात है आपको थोड़ी दिमाग में आप लेके आएंगे कि एंग्जाइटी डिप्रेशन है, आप कोई डिज़ीज़ लेके आएंगे, उसको आप एवालुएट करिए, और फिर उसके बाद जब आपने सारे टेस्ट करा लिए और नेक्स्ट विज़िट पे जब पेशेंट आया उसकी सब चीज़ें नॉर्मल आ गई, सब करा लिया आपने भाई, अगर उसको पेट में दर्द था तो अपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लिया, एच पाइलोरी करा लिया वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको पेट में दर्द की शिकायत होती है और आप उनको अगर एग्जामिन भी करेंगे ना तो उनको कोई टेंडरनेस नहीं होगी, तो फिर आप फजूल में इतने टेस्ट भी नहीं कराएंगे, एच पाइलोरी किस लिए कराएंगे आप अगर उसको टेंडरनेस ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कराना चाहिए तो आपको बेशक एक्सक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिशियन को ही आनी चाहिए और फिजिशियन को फिर डायग्नोस करके और ट्रीट भी करना आना चाहिए। और अगर यूथाइमिया में चला गया है वो पेशेंट और अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है या बाइपोलर हो गया है तो फिर उसको साइकाइट्रिस्ट को आप रेफ़र कर दीजिए। और अगर उसको मैनिक यानी कि पेशेंट हो रहा है या उसको स्किज़ोफ्रेनिया है तब तो आप साइकाइट्रिस्ट ही के पास भेजेंगे ना, हम तो भाई एंग्जाइटी डिप्रेशन ही डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। तो जो है वो आप इसको ना इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अब अगर कोई पेशेंट, मैंने इतने पेशेंट देखे हैं जो आ रहे होते हैं ओपीडी में सोमैटिक सिम्टम्स के साथ और कोई उनको जो है ना वो नहीं हो रहा होता, कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव नहीं आ रही होती है, और वो सब जो हैं फिर आप उनको कैटेगराइज करें ना कि इसको डिप्रेशन है, क्या है, एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी विद डिप्रेशन है, और बिल्कुल 3-4 सवाल हैं जो आपको करने हैं पेशेंट से। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पेशेंट को, जैसे मैंने अभी इसमें बताया, अगर एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, आप उसको स्पेसिफिकली जो है ना डायग्नोस कर लें कौन सा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद अगर उसको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में आपको 3-4 सवाल ही पूछने हैं ना सिर्फ, कि भाई आपका मूड कैसा रहता है, आपको नाउम्मीदी तो नहीं होती ज़िंदगी से कभी, खुदा न खास्ता ये तो नहीं आपको हुआ कि ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, यानी कि ख़ुदकुशी के ख्याल तो नहीं आते। भाई बहुत सारे पेशेंट कहते हैं और बताते हैं मुझे कि उन्होंने कोशिश भी की, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कोशिश भी कर चुके हुए थे वो, और उनको ये तक नहीं पता था कि ये कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो इतनी कोई अवेयरनेस है ही नहीं ना साइकेट्रिक इलनेस की, और पेशेंट मतलब डॉक्टर ही के पास मुश्किल से आता है तो साइकेट्रिस्ट के पास तो जाएगा ही नहीं ना।
मतलब एक मैंने स्टडी भी कंडक्ट की है, इंशाल्लाह मैं भेजूँगी किसी उसमें। तो वही सोमेटिक सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट आते हैं उनको कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं होती, वो फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन हेड स्केल होता है HAD, हॉस्पिटल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन स्केल। इसमें आप पूरा जो है ना पेशेंट का आप कैटेगराइज कर सकते हैं उसको कि माइल्ड डिप्रेशन है या सीवियर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी माइल्ड है या सीवियर है, मतलब सवाल पूछ के ना। तो सिर्फ 3-4 आपने नाउम्मीदी वाले सवाल पूछे कि आपको क्या नाउम्मीदी होती है, या कोई आपको लगता है कि बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर जो है वो हर वक्त रोना आता है और दिल नहीं लगता किसी चीज़ में, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या ख़ुदकुशी के अल्लाह ना करे ख़्याल आते हैं। तो इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा। तो आप मतलब बग़ैर किसी उसके, मैं देखती हूँ डॉक्टर्स ना कुछ पूछते हैं ना कुछ, और बस SSRI लिखे जा रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी, नींद की गोलियाँ। उफ खुदाया, मतलब ये कि बस सुला दो। मुझे तो लगता है कि पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बजाय इसके को आप एड्रेस करें, उसको हल करें। उसको इस तरह की नींद की गोलियां दे देते हैं कि ना वो सो सकता है सही से, ना वो उठने लायक होता है, यानी खींच के भी उठाओ तो वो ना उठ पाए, ऐसे कैप्सूल्स दे देंगे या नींद की गोलियां दे देंगे। तो ये तो नहीं है ना कि मतलब इंसान की सोचने समझने की सलाहियत ही आप ख़त्म कर दें कि अगर ये हो रहा है तो वो सोचे ही ना। भाई आप नॉर्मल करें ना उसको। तो कितना ज़रूरी है कि इन पेशेंट को कैटेगराइज़ किया जाए कि उनको हो क्या रहा है और उनकी कौन सी फर्स्ट लाइन मेडिकेशन होगी, एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है, एसिटालोप्रैम है या कोई और सा है, क्या देंगे आप उसको, दे के देखें पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ। हर 2 हफ्ते के बाद बुलाएं ना उसको बिल्कुल मतलब अपना फ़र्ज़ होना चाहिए भाई कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं पेशेंट को देखा था। तो ये नहीं कि बस गोली दे के मैंने भेज दिया, कुछ भी नहीं उसको बताया कि अरे भाई कब तक लेनी है, नहीं लेनी है, आना है। मैं तो हर पेशेंट को कहती हूँ कि भाई आप ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दोनों सूरतों में आएंगे मेरे पास 2 हफ्ते के बाद अगर मैं किसी को एंटी डिप्रेसेंट शुरू कराती हूँ, ठीक है, या एंटी एंग्जाइटी। तो आके मुझे बताएं सही हुआ या नहीं हुआ। नहीं हो रहा है तो फिर हम चेंज कर देंगे, कोई और ग्रुप वाला दे देंगे आपको ड्रग, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने क्या बताया है इसमें देख लेते। करेक्ट ऑप्शन वही ई है, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो रहा है इसको। की लर्निंग पॉइंट बताया है, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन अ पेशेंट हु इज़ एक्सेसिवली occupied with the idea of having a serious illness without prominent physical symptoms and who does not accept reassurance about his health despite normal laboratory values is illness anxiety disorder, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कब होता है? अगर इस पेशेंट को जो एक्सेसिव कोई सोमैटिक सिम्टम हो रहे थे, वो हर दफ़ा आएगा तो वो कहेगा मेरे सर में दर्द है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे पेट में दर्द है, या कुछ भी हो रहा है उसको, तो वो बताएगा, वो स्पेसिफिक इलनेस नहीं बताएगा। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस का लफ्ज़ निकाल दिया गया है। अब इसमें 2 में डिवाइड कर दिया है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और एक्यूट इलनेस डिसऑर्डर, ठीक है। DSM-5 में रेफरेंस वही है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से मैंने लिया है, November 7, 2023। अब देखिए कितना, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत, क्योंकि आप जब अभी भी आपको पता होगा OPD जब आप कर रहे होंगे, कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जो नहीं ठीक हो रहे होते हैं हमारी दवाइयों से, तो उनको ज़रूर एवालुएट किया करें। और अगर मतलब ऐसे पेशेंट भी आ जाते हैं जो वाकई मतलब कितना कोई उनको डेंजरस सिम्टम्स हो रहे होते हैं कि यानी कि ख़ुदकुशी ना कर लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा है, ख़ुदकुशी के ख्याल अगर आ रहे हैं तो बाहर के ममालिक में तो भाई फ़ौरन एडमिट किया जाता है। यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है कुछ कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। अगर किसी ने अपने मुंह से निकाल दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, माय गॉड, तो बहुत ही मतलब डेंजरस है। साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए उसको फ़ौरन। लेकिन साइकाइट्रिस्ट तो एक स्टिग्मा है, साइकाइट्रिक इलनेस, कौन जाएगा भाई साइकाइट्रिस्ट के पास? वो तो लोग समझते हैं कि सिर्फ जब पागलपन होगा ना तो वो साइकाइट्रिस्ट ट्रीट करते हैं। उनको इतनी अवेयरनेस हम लोगों को नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, कि जाएं आप साइकाइट्रिस्ट के पास। लेकिन नहीं, चलें साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाए तो हमारे पास हैं, फिजिशियन का फ़र्ज़ है कि फिर वो एवालुएट करें पेशेंट को, और अगर उनको इतने सीरियस सिम्टम्स हैं तो भाई रेफ़र करें साइकाइट्रिस्ट को, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ऑल राइट, क्योंकि आपको हर तरह के पेशेंट आप देखेंगे कि उनको जो है वो
कोई ऑर्गेनिक इलनेस नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ट्रीट करना, क्योंकि हर पेशेंट को, अगर ये है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं भाई कुछ नहीं है आपको, उफ ये तो कोई इतनी गलत चीज़ है, पेशेंट का तो ईमान ही उठ जाएगा ना डॉक्टर के ऊपर से। कुछ नहीं है तो है ही नहीं ना, उसको है कुछ भाई, जब भी तो वो आपके पास आया है, ज़िंदगी उसकी ख़राब हो रही है, तो हम उसको ये कह देंगे भाई आपको कुछ नहीं है, भाई कुछ तो है ना। अगर उसको ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है, जिसकी वजह से उसको इतनी उसकी ज़िंदगी ख़राब हुई भी है, तो आप उसको ट्रीट करें ना, ठीक है। तो हरगिज़ हरगिज़ किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहना चाहिए कि आपको कुछ नहीं है, भाई कुछ तो है। अब इतनी सारी डिजीज़ हैं ऐसी, फंक्शनल डिस्पेप्सिया आप देखेंगे, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो फाइब्रोमाइल्जिया है, तो आप उसमें पेशेंट को कहते हैं कि कुछ नहीं है। ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें ट्रीट करना और ज़्यादा मुश्किल होता है, ऑर्गेनिक डिजीज़ से भी ज़्यादा मुश्किल ये बीमारियां ट्रीट करना होती है। लेकिन पेशेंट से एम्पैथी होनी चाहिए कि भाई ये थोड़ी कि उसे कुछ नहीं है, ज़ाहिर है उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है, वो अपने मतलब कोई काम नहीं कर सक रहा, तो ये कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं है कहेंगे हम, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ऐसे तो बिल्कुल ना कहें। और जब भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या फाइब्रोमाइल्जिया या फिर उसको ऐसी चीज़ कोई हो रही है, तो आप एक्सप्लेनेशन दें जो किताब में लिखे हुए हैं। ऐसे थोड़ी उसको एक्सप्लेन करें कि भाई हाँ आपको एक बीमारी है जिसमें जो है आपकी नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो पेट में जो भी चीज़ जाती है, तो अगर नॉर्मल किसी नॉर्मल आदमी के अंदर जाएगी तो वो उसको इतना डिस्टेंड नहीं करेगी, अगर इरिटेबल बाउल का सिंड्रोम का पेशेंट है आपको, जितना आपकी सेंसिटिव नर्व्स हैं वो जल्दी जो है ना डिस्टेंड होके और आपको पेन देने लगती हैं। तो इस तरह से आपको कंसोल करना है पेशेंट को, उसको ये नहीं कहना कि आपको कुछ है ही नहीं, कुछ तो है, ज़ाहिर बात है। तो इस तरह ना फिर पेशेंट बिल्कुल, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो जाती है, पेशेंट आएगा ही नहीं फिर आपके पास। इस तरह अगर आप उसको, आपको एम्पैथी होनी चाहिए, आपको सारी समझ होनी चाहिए पेशेंट की बीमारियों की, कि भाई अगर नहीं है उसको ऑर्गेनिक डिजीज़ तो उसको कैसे आपने डील करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ज़रूर मुझे कमेंट लिखिएगा, आप लोग बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। लास्ट वाले एमसीक्यू में सिर्फ एक किसी ने मुझे लिखा है, बाकी किसी का भी कुछ नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू, मैं बहुत वेट करती हूँ। ऑल राइट, खुदा हाफ़िज़।